Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, this video it is the introduction of BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर गाइस हम आज जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का उसका एक कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे और इंट्रोडक्शन को समझेंगे कहां से इंडियन एविडेंस एक्ट की जर्नी स्टार्ट हुई बनने की, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर्स, उसका स्कीमेटिक्स को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाइस, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो बनने का जो प्रोसीजर था उसका, वो ब्रिटिश इंडिया की बात है। 1853 के अराउंड जो सेकेंड लॉ कमीशन बना था, सेकेंड लॉ कमीशन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने के लिए फर्स्ट पर्सन था, किसको बुलाया गया था? उन्होंने किसको बुलाया था? सर हेनरी मैन। एंड हेनरी मैन वाज अ फेमस लर्नेड स्कॉलर दैट टाइम ना, बहुत फेमस थे सर हेनरी मैन। आप देखो काफी जगह उन्होंने बहुत फेमस जूरिस्ट थे। तो हेनरी मैन को बुलाया गया सेकेंड लॉ कमीशन के द्वारा कि आप आइए और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है आप ड्राफ्ट करिए। ठीक है, उन्होंने ड्राफ्ट किया, बट ड्यू टू सम रीजन, जो उस टाइम पे कुछ रीजन रहे होंगे, उस कारण से उनका वो ड्राफ्ट जो था वो डिस्कार्डेड कर दिया गया। देन फिर वो ड्राफ्ट किसको हैंडओवर करा गया बनाने के लिए? सर जेम्स फिट्ज स्टीफन को। सो 1868 के अंदर हेनरी मैन ने वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया था, फिर उनका उसी दौरान वो ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया। देन फिर 1872 में जेम्स स्टीफन की एंट्री हुई और उन्हें वो ड्राफ्ट बनाने को दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट का। 1871 के अंदर गाइस जेम्स स्टीफन वाज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया और उन्होंने जो ड्राफ्ट था उसका, उस ड्राफ्ट का स्ट्रक्चर्स बताया कि उसके अंदर इतने सेक्शन है, 167 सेक्शंस थे, 11 चैप्टर्स थे और पार्ट 3 के अंदर वो डिवाइड था टोटल ना, प्रीलिमिनरी 1 to 4 सेक्शन, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर फिर जो उसका चैप्टर नंबर 2 था गाइस, उसमें रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स 5 to 55, फिर पार्ट सेकंड ऑन प्रूफ जो 56 to 100 सेक्शन तक कवर करता था, चैप्टर 3, 4, 5, 6 सेक्शन जो चैप्टर थे वो कवर करता था। देन पार्ट 3 जो था उसका पार्ट वो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ एविडेंस की बात करता था, 101 से 167 सेक्शंस तक पूरा कवर करता था, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11। सो ये पूरा का जो जेम्स स्टीफन ने ड्राफ्ट बनाया था ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें सेक्शन और 1 सितंबर 1872 से वो इंप्लीमेंट हो गया था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सो ये बहुत फेमस, मतलब ये दोनों सर हेनरी मैन एंड जेम्स स्टीफन, दे वर वेरी वाइज मैन, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। इतने इंटेलिजेंट थे वो लोग कि अभी भी आप देखोगे तो अभी जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो बहुत माइनर चेंज ही करा है हमने, मतलब इतने स्मार्ट थे वो लोग। जेम्स स्टीफन इतना स्मार्ट था, उसने ऐसा ड्राफ्ट बनाया कि बहुत माइनर ही चेंज कर पाए हैं अभी भी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। बस थोड़े सेक्शन उन्होंने रिसफल हो गए, कहीं कहीं जगह उन्होंने, हम जब बात करेंगे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करी है। अदरवाइज ऑल टुगेदर सारा का सारा जो है सेम एज इट इज ही है पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो बहुत स्मार्टली, बहुत मेटिकुलस होके ड्राफ्ट किया था जेम्स स्टीफन ने, बहुत मेटिकुलस होके ड्राफ्ट किया है वो इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, सो ये था। अभी हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देख लेते हैं क्यों जरूरत पड़ी हमें ये, बिकॉज एक कॉलोनियल लॉ था ये, है ना, ब्रिटिश टाइम का लॉ था, तो उसको चेंज करने के लिए कि कॉलोनियल लॉ को वो एक गवर्नमेंट का एक अपना एजेंडा होता है, गवर्नमेंट का एक अपना इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो चीज करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल लॉ को रिमूव करने के लिए इंडिया से उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेके आए। और जो उसका फर्स्ट बिल था गाइस, जो पहला बिल था BSA का पार्लियामेंट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं कुछ, वो आपको याद होनी चाहिए। सो बिल जो था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस करा गया लोकसभा के अंदर, वो 11th of August 2023 को, 11 अगस्त को जो पहला बिल था वो लाया गया पार्लियामेंट के अंदर। ओके, एंड देन फिर वो 10 नवंबर और 11 अगस्त के बीच का जो टाइम था, उस दौरान वो किसको भेजा गया था? जो बिल था पार्लियामेंट में लाने के बाद वो भेजा गया था स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी उस पर कोई अपनी रिकमेंडेशन दे, तो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 10 नवंबर 2023 को, 2023 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। ठीक है, देन फिर 20 दिसंबर को लोकसभा में फिर से री इंट्रोड्यूस करा गया वो बिल। देन फिर 21 को दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ। देन फिर 25 दिसंबर 2023 को वो उस पे प्रेसिडेंट साहब की एसेंट मिली और फिर वो एक एक्ट बन गया है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और आपको मालूम ही है उसकी जो इन्फोर्समेंट और इंप्लीमेंट डेट है 1 जुलाई है।
तो ये दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, आपको मालूम होनी चाहिए। पहला बिल 11 अगस्त को लाया गया, फिर वो 10 नवंबर को उस दौरान वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, वहां से फिर वो 10 नवंबर 2023 की उनके उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, फिर वो 20-21 दिसंबर को लोकसभा में रीइंट्रोड्यूस, फिर राज्यसभा में गया, फिर वो आपका 25 दिसंबर 2023 को उस पर राष्ट्रपति की साइन हुए, देन फिर वो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है देश में। तो ये, और जो इसका स्ट्रक्चर्स है, इसका स्ट्रक्चर उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे पार्ट 3 थे, ओके, सेक्शन कितने थे टोटल, 167 सेक्शन थे और चैप्टर 11 थे। बट हम जब बीएसए की बात करते हैं, बीएसए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे चैप्टर कितने हो गए हैं, अभी 12 हो गए हैं, और टोटल सेक्शन कितने हो गए, 170 सेक्शन हो गए हैं, और पार्ट कितने हो गए हैं, पार्ट 4 हो गए हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 को कवर करता है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और जो उसका पार्ट है, पार्ट 2 जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, और सेक्शन 3 टू 50 तक पूरा का पूरा जो चैप्टर है रेलिवेंसी का, वो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, वो पूरा का पूरा पार्ट 2 कवर करता है। देन पार्ट 3 जो ऑन प्रूफ की बात करता है, सेक्शन 51 टू 103 सेक्शंस तक पूरा कवर करते हैं वो सेक्शन, और इसके अंदर तो जो हो गए चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, तो ये 4 चैप्टर इसके इस पार्ट 2, 3 के अंदर कवर होते हैं। एंड पार्ट 4 के अंदर गाइज, जो पार्ट 4 है, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ एविडेंसेस, ये 104 सेक्शन से 170 सेक्शन तक इस पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो पार्ट 4 में कवर होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर्स है, मैं आपको बताया बिकॉज ये कॉलोनियल लॉ था, वो ब्रिटिश टाइम का लॉ था, उसको चेंज किया गया है बाय, बस नाम ही चेंज हुआ, नाम भी वो ऑलरेडी था ना, पहले हम हिंदी में बोलते थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो वो बस वो लॉ चेंज किया है और कुछ नहीं, ऑल टुगेदर एज इट इज ही है, पूरा का पूरा सेम है ना। बस माइनर जगह जब हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक सेक्शन में आपको लिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे वो लाइन जोड़ी गई है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स जहाँ पे जोड़ा गया है, और ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। तो ये पूरा हमने थोड़ा समझा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे फिर अभी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एविडेंस के बारे में बता देता हूँ, एविडेंस का क्या मतलब होता है ना, एविडेंस जो वर्ड है वो है क्या एक्चुअली में। तो जो गाइस एविडेंस वर्ड है ना, एविडेंस वर्ड विच इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, वो एक लैटिन वर्ड से निकला है एविडेरा। एविडेरा जो वर्ड होता था उसका मतलब क्या होता था, विच मीन्स टू डिस्कवर क्लियरली। एविडेंस का जो मतलब होता है वो एक लैटिन वर्ड, लैटिन फ्रेज है, वहां से निकला एविडेर का, एविडेरा से। तो विच मीन उसका मतलब होता है कि जो डिस्कवर किया गया है वो बहुत स्पष्टली, बहुत क्लियरली, ओके। तो ये उसका मीनिंग होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उसका पर्पस है, क्यों हम पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, उसका पर्पस क्या है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जो डेफिनेशन थी वो सेम अप्लाई करेंगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं इधर तो इंडियन एविडेंस की डेफिनेशन सब सेम है, सब कुछ सेम है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो क्यों हम उसका पर्पस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पर्पस ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने लिखा हुआ है कि इज टू ले डाउन द रूल। जो एविडेंस एक्ट है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो क्या ले डाउन करता है, द रूल पर्टेनिंग टू द प्रूविंग, पर्टेनिंग करता है, मतलब रूल किसके पर संबंधित है, पर्टेन कर रहा है टू द डिस्प्रूविंग और प्रूविंग द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स। सो फैक्ट्स के जो किसके रिगार्डिंग रूल बनाता है, किसके संबंधित रूल है वो, जो कोई फैक्ट्स है उसको प्रूफ करना है, डिस्प्रूफ करना है, या उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्ट के बारे में हम एविडेंस दे के बात करते हैं, ठीक है, व्हिच इज आर कॉल्ड फैक्ट एंड इशू। मैं आपको फैक्ट एंड इशू के बारे में बताऊंगा। फैक्ट एंड इशू जब क्या होता है ना, फैक्ट एंड इशू गाइस आप देखोगे, पढ़ोगे आगे टॉपिक है ये पूरा का पूरा। तो फैक्ट एंड इशू क्या हो गया, इशू, अगर किसी फैक्ट को लेके इशू अराइज हुआ है, देन फिर हम उस दूसरे फैक्ट से, दैट इज अ रेलिवेंट फैक्ट, उनके थ्रू हम जो फैक्ट एंड इशू है उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूफ करते हैं, डिस्प्रूफ करेंगे या प्रूफ करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ना, ए किल्ड बी, ए ने क्या किया है, बी को मार दिया, ठीक है। तो एक इशू अराइज हुआ ना, क्या वाकई में ए ने मारा है कि नहीं मारा है, तो दिस इज अ फैक्ट एंड इशू, है ना। ये फैक्ट एंड इशू हो गया कि ए ने मारा है नहीं मारा है, ये तो एक प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा ना, कि प्रोसिक्यूशन साइड से जब एविडेंस दिए जाएंगे तो प्रोसिक्यूशन जो एविडेंस रखेगा, जो फैक्ट्स रखेगा इसके रिगार्डिंग पर्टेनिंग, मैं लिखा ना कि रूल्स पर्टेनिंग, इसके इस फैक्ट एंड इशू के रिगार्डिंग जो भी रूल्स रखेगा, दैट जो फैक्ट्स रखेगा, दैट इज आवर रेलिवेंट फैक्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहा हूँ रेलिवेंट फैक्ट, बिकॉज वो एक आया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। रेलिवेंट फैक्ट्स के थ्रू हम फैक्ट एंड इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं, ओके। सो ये एक आपका पर्पस हो गया
और इसमें एक फेमस आप देखोगे, मैंने एक डेफिनेशन भी लिखी है फिप्सन की। फिप्सन साहब क्या कहते हैं एविडेंस के बारे में कि अकॉर्डिंग टू फिप्सन एविडेंस मींस अ टेस्टिमनी। एविडेंस क्या है? एक टेस्टिमनी है। वेदर ओरल टेस्टिमनी मतलब कोई स्टेटमेंट दे रहा है, गवाही है, ओरल हो सकती है वो एविडेंस, या फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में, या फिर आपका रियल फॉर्म में हो सकता है। तो ये फिप्सन की एक डेफिनेशन है अबाउट एविडेंस। ओके, और एविडेंस एक्ट क्या है? एक लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ द फॉरम है, लॉ ऑफ द प्लेस है। जैसे अगर कोर्ट में है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही एविडेंस लॉ काम करता है। देखोगे आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती है वहां पे जो होगा एविडेंस एक्ट वो होगा, अप्लाई नहीं करता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के ऊपर। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की वर्ड समझ लीजिए। सो गाइज हमने ये डिस्कस किया है लेक्स फोरी। और जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट क्या है गाइज? वो 3 प्रिंसिपल हैं उसके, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर वो पूरा का पूरा काम करता है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसका एविडेंस लॉ या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज ना, ये दोनों के ऊपर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं कि जो 3 प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस के या साक्ष्य अधिनियम के, कि एविडेंस या साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू मैटर इन इशू। सो एविडेंस कन्फाइंड होना चाहिए मैटर इन इशू, ये नहीं कि उसके आगे जा रहा है। जो आपका इशू अराइज हुआ ना, ए किल्ड बी, यहाँ पे इशू क्या अराइज हुआ जो कि ए ने बाकी में मारा है कि नहीं मारा, तो उसके रिगार्डिंग ही जो भी होनी चाहिए वो एविडेंस कन्फाइंड हो, ये नहीं कि उसके बाहर जाके आप कुछ भी दे रहे हो। ठीक है, तो सेकंड जो इसका कार्डिनल प्रिंसिपल है एविडेंस का, दैट इज अ हियरसे एविडेंस नॉट टू बी प्रूव। जो हियरसे एविडेंस होता है सुनी सुनाई बातों पे, उनको प्रूव नहीं किया जाएगा, उनकी आप समझो एविडेंस की बिल्कुल जरूरत, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको देते हैं, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको समझाऊंगा उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है हियरसे एविडेंस का। एंड जो थर्ड प्रिंसिपल है इसका, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस है आपके पास वो आप दोगे। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल हैं। नाउ गाइस हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं, कैसे जो उसमें स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट है और रीजंस हैं। वो जो बेयर एक्ट के पहले सेक्शन से पहले आप जब देखोगे तो बेयर एक्ट में पहले सेक्शन से पहले एक दिया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। ऑब्जेक्ट क्या था इसका चेंज करने का, रीजन क्या है, स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज एनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1872। तो ब्रिटिश टाइम का था उस टाइम। मैं प्रेम्बल भी पढ़ूंगा कि जो भी काफी सारे लॉज रहे होंगे एविडेंस को लेके, तो उनको कंसोलिडेट किया गया था 1872 में। ओके, तो ये उसी का अभी की ब्रिटिश टाइम का था, अराउंड 70 डेकेड्स हो गए थे। सो हमने कुछ चेंज नहीं किया था। तो द सेकंड वाला पार्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ 7 डेकेड्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कॉल्स अ कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ आवर क्रिमिनल लॉ। तो हमने फिर रिव्यू किया इंडियन एविडेंस, अडॉप्ट देम टू अकॉर्डेंस द कंटेम्परेरी नीड्स टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। द लॉ ऑफ एविडेंस, देखो यहाँ पे एक वर्ड प्राइमरली जब हम बात करते हैं तो द लॉ ऑफ एविडेंस इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, बट देर आर सम प्रोविजन विच इज सब्सटेंटिव इन नेचर। तो प्राइमरली क्या हो गया, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। बट जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है द लॉ ऑफ एविडेंस, द लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस क्लियरली मेंशन किया हुआ है नॉट बीइंग अ सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ। लिखा हुआ है कि ना तो वो क्या है आपका सब्सटेंटिव लॉ है ना वो प्रोसीजरल लॉ। फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव लॉ। तो यहां पे बीएससी के अंदर जो उन्होंने उनका स्टेटमेंट वाला पार्ट है उसमें उन्होंने बोला है कि लॉ ऑफ एविडेंस प्राइमरली हम यही सोचते थे कि ये प्रोसीजरल लॉ है, और बट इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है यहाँ पे कि नॉट बीइंग सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ। फॉल्स कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये, दैट इज अ एडजेक्टिव लॉ, एडजेक्टिव लॉ। ओके, एडजेक्टिव लॉ का क्या मतलब हो गया, तो यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव लॉ दैट डिफाइंस। एडजेक्टिव लॉ क्या डिफाइन कर रहा है, द प्लीडिंग एंड मेथडोलॉजी बाय विच, प्लीडिंग के बारे में बात करता है या मेथड क्या होगा उस प्लीडिंग्स का, मेथडोलॉजी के बारे में, बाय विच द सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ आर ऑपरेशनलाइज्ड। कैसे वो एक्टिव होंगे या कैसे वो ऑपरेशन करेंगे, मतलब कैसे वो ऑपरेट करेंगे जो सब्सटेंटिव लॉ है और प्रोसीजरल लॉ। तो ये प्राइमरली क्या हो गया, दैट इज अ एडजेक्टिव लॉ जो बताता है आपका प्लीडिंग और मेथडोलॉजी किसके रिगार्डिंग, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ कैसे ऑपरेट करेंगे प्रोसीजर के अंदर।
तो ये आप की लाइन है, आप याद रखना इसको। अभी ये पूछेगा प्री में कि क्या है ये एविडेंस एक्ट प्राइमरली या प्रोसीजरल लॉ, बट एविडेंस एक्ट हम यही अब तक जानते थे कि it is a primarily a procedural law. There are some provision which is a substantive in nature. So evidence act के अंदर एक provision अब that is estoppel का जो पूरा provision है वो substantive nature है ना, not in a procedure, but वो procedure में दिया हुआ है। मैंने आपको adjective का ही मतलब समझा दिया, बट जहां पे वो बात करते थे हम एविडेंस एक्ट के अंदर, तो एस्टोपल का जो प्रोविजन है विच इज सब्सटेंटिव इन नेचर। ओके, नाउ कम टू द थ्री पार्ट। जो इसका थ्री पार्ट में मैंने आपको बता दिया कब कब उन्होंने डेट डिक्लेयर की हुई है, कब वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उनके डेट के बारे में। जो गाइस जो इसका फोर्थ पॉइंट है, जहां पे लिखा हुआ है द प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन एंटर एरिया प्रोवाइड्स एज अंडर, तो क्या प्रोपोज किया लेजिस्लेशन ने, उसके ये फोर्थ क्लॉज दिए हुए हैं कि इट प्रोवाइड्स द एविडेंस इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। तो अभी क्या कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली विच वुड परमिट अपीयरेंस। तो अभी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंक्लूड्स का मतलब होता है गाइस, मैं आपको बताऊं, जहां भी आप देखोगे इंक्लूड्स वर्ड लिखा होता है ना, इंक्लूड्स, आप मीन्स एंड इंक्लूड्स जहां वर्ड लिखा हुआ है तो दिस इज अ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव थिंग, इट इज अ इंक्लूसिव थिंग। मतलब इसमें जो अभी लिखा हुआ है वो तो है ही, उसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव थिंग। ओके, सो आप देखोगे जो फर्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स दैट एविडेंस इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, दे सकते हैं, विच वुड परमिट अपीयरेंस ऑफ विटनेसेस, एक्यूज, एक्सपर्ट एंड विक्टिम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये एक इन्होंने नया कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों को उन्होंने एडोज करा है, इलेक्ट्रॉनिकली विटनेस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, परमिट कर सकते हैं उन्हें अपीयर करने के लिए, विटनेस, एक्यूज, एक्सपर्ट या फिर विक्टिम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड जो इसका है, इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एडमिसिबिलिटी की बात करता है कि वो ग्राह्य होंगे कौन से, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस, हैविंग द सेम लीगल इफेक्ट होगा, वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी एज एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का और डिजिटल फॉर्म के जो भी हम एविडेंस रखेंगे वो एडमिसिबल होंगे, और सेम इफेक्ट कैसा होगा जैसे कि हम पहले जो डॉक्यूमेंट रखते थे सेम इफेक्ट वैसा होगा। जो थर्ड पॉइंट है इसका, इट सीक्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सेकेंड। तो इसने क्या कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें स्कोप बढ़ाया गया है, जो सेकेंडरी एविडेंस हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे उसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, टू इंक्लूड्स copies made from a original by mechanical process, copies made from a compared with the original counterparts, and documents as against the parties who did not execute them, and oral accounts of the content of document given by the some persons to the has himself seen it had in given matching has value the original record will be admissible as proof of evidence in the form of secondary evidence। तो उसका एक्सपैंड किया गया है, सेकेंडरी एविडेंस की जो डेफिनेशन होती थी पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपैंड किया गया है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। ओके, जो फोर्थ पॉइंट है, इट सीक्स टू पुट लिमिट ऑन द फैक्ट्स विच आर एडमिसिबल एंड इट इज सर्टिफिकेशन एज such in the courts. The proposed bill introduce more precise and uniform rules of practice of courts in dealing with the facts and circumstances of the case by means of evidence। तो कहीं ना कहीं लिमिट भी फिक्स करी गई है, प्रिसाइज करा गया है, यूनिफॉर्म ऑफ रूल ऑफ प्रैक्टिस को कोर्ट्स के अंदर, तो उसी के बारे में है ये पूरा का पूरा रीजन है, ऑब्जेक्ट है बीएसए लाने का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने का। मैंने आपको बता दिया है कि क्यों हम इसे एडजेक्टिव लॉ कहते हैं, और लैक्स फोरी क्या है कि लॉ ऑफ द फोरम है, लॉ ऑफ द प्लेस है। अगर ये कोर्ट में है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग एविडेंस एक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा, और या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है तो अगर तो वहां पे क्या हो गया, ट्रिब्यूनल है तो ट्रिब्यूनल में क्या होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कुछ हद तक ट्रिब्यूनल में भी एविडेंस काम करता है, और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में भी जो हैगा वो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करता है। सो एक की लाइन नोट कर लो, एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस काम करता है। ठीक है, सो आज हमने ये समझा है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक कंपैरिजन किया है चीजों के बारे में, स्ट्रक्चर, स्कीमेटिक्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एविडेंस एक्ट को फ्रॉम द बिगिनिंग सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ सेक्शन डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।